हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है सामाजिक विज्ञान का। आज मैं आप लोगों को वायरल पेपर बताने वाला हूँ। 100% गारंटी है मेरी, यही पेपर आप लोगों के एग्जाम में आएगा। ठीक है, 100% गारंटी है। जितना कोड वाइज में पेपर आप लोगों को बता रहा हूँ, सारे कोड के पेपर आपके एग्जाम में आएंगे और सारे बच्चे 70 में 70 नंबर करके आओगे। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आप ये कोड याद कर लो, 824 डीजे। जब आपके एग्जाम में 824 डीजे वाला अगर कोड आएगा, पूरा का पूरा पेपर सेम यही छप के आने वाला है सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूं, यहां तक कि मैं मानचित्र का भी सोल्यूशन बताने वाला हूं। तो एक टॉपिक छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि हर एक बच्चे का 70 में 70 लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार टारगेट हमने 95% का बनाया है। मेरे प्यारों से वायरल पेपर आप जरूर पूरा का पूरा एकदम रट डालो। जब आपको मालूम चल गया है ये पेपर आने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है आप लोगों को। अनुक्रमांक यहाँ पे अपना डाल लीजिएगा, जो भी आपका रोल नंबर है 10 अंक का। इसके बाद यहाँ पे नाम अपना डाल लीजिएगा, जो भी आपका नाम है। मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ फिलहाल, सम्राट एकेडमी। ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है। और आपका जो नाम होगा, अपना नाम यहाँ पे डाल लीजिएगा पेपर में। और ये पेपर मेरे प्यारे बच्चों 70 नंबर का पूछा जाएगा। और इसको हल करने के लिए आपके पास समय कितना रहेगा? 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा इस पेपर को हल करने के लिए। आगे अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि पहला निर्देश बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट दिया जाएगा आप लोगों को इस पेपर को पढ़ने के लिए। दूसरा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंड में आएंगे, एक खंड अ, एक खंड ब में विभाजित है। इतना तो जानकारी है आप लोगों को कि खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर देने होंगे। OMR शीट पे उत्तर देना होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इसके बाद आएंगे खंड ब। खंड ब में 50 अंकों का प्रश्न है। इसमें लघु उत्तरीय रहेंगे, दीर्घ उत्तरीय रहेंगे और मानचित्र संबंधित प्रश्न रहेगा। मानचित्र आपके एग्जाम में 10 नंबर के आते हैं, 5 नंबर इतिहास से, 5 नंबर भूगोल से। ठीक है, वो दोनों मानचित्र में कवर कराने वाला हूं। इसके बाद है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। हर एक प्रश्न के आगे बता दिया गया है कि प्रश्न कितने नंबर का है। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर यहां से स्टार्ट होता है। देखो, सबसे पहले खंड अ आ गया, और खंड अ में क्या रहेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न भी। कितने अंक के? 20 अंक के। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। देखो, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरीबाल्डी? बिल्कुल नहीं। बिस्मार्क? बिस्मार्क भी नहीं था। ऑप्शन तीसरा काबूर? ये भी नहीं। ऑप्शन डी मेजनी? जी बिल्कुल, मेजनी था। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मेजनी था। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। नेपोलियन का संबंध तो फ्रांस से था, आपको मालूम होना चाहिए। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस से। तीसरा है कि करो या मरो का नारा किसका था। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपके महात्मा गांधी जी दिए थे। डी वाला ऑप्शन देखो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। आगे अगर हम बात करें, चौथा प्रश्न देखो क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया था मेरे प्यारों, 1930 में चलाया गया था। ठीक है, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1930। पांचवा प्रश्न देखो, 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था। जब 1929 में आर्थिक महामंदी आई थी, तो उसका मेन रीजन क्या था, मेन कारण क्या था? तो कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। ठीक है, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6 देखो, प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है। तो प्रांतीय प्रशासन का संचालन जो करता है मेरे प्यारे बच्चों, वो मुख्यमंत्री आपके करते हैं। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे देखो 7वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। कौन मिट्टी का प्रकार नहीं है? देखो, 4 ऑप्शन दिया है। काली? तो काली मिट्टी तो होती ही है। पीली मिट्टी भी होती है, लेटराइट मिट्टी भी होता है। सीमेंट जो है मिट्टी का प्रकार नहीं है, इतना तो जानकारी आपको भी होगा। डी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। 8वां है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। मतलब कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा जो मिट्टी होता है अधिक उपयोगी मानी जाती है कपास की खेती के लिए। तो काली मिट्टी, ए वाला ऑप्शन। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत अधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद 9 है, सलाल बांध किस नदी पर बना है। सलाल बांध तो चिनाब नदी पे बना है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें 10वां, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया। देखो, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया मेरे प्यारे बच्चों? 1973 में किया गया था। और 1973 पहला वाला ऑप्शन है। ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। 11वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं। तो कुल आय को, कि राष्ट्रीय आय को, कि प्रति व्यक्ति आय को, कि ए सभी। देखो, यहां से प्रश्न क्या है कि
किसे औसत आय भी कहते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय को हम औसत आय कहते हैं, और सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 12वां प्रश्न मिलेगा कि कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है मेरे प्यारे बच्चों? वो है आपका प्राथमिक क्षेत्रक, पहला वाला क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक। ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े 13वां प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय नहीं है? चार ऑप्शन दिए हुआ है, व्यापार, कृषि, रक्षा, शिक्षा। कौन संघीय सूची का विषय नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? वो आपका रक्षा। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी रक्षा। 14 प्रश्न देखो, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। अलग अलग स्तरों पर सत्ता का जो बंटवारा है वो क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? वो आपका संघीय सरकार कहलाता है, और सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संघीय सरकार। 15वां प्रश्न देखो, निम्न में से संख्यात्मक शासन कहाँ नहीं है? तो कहां पर संख्यात्मक शासन नहीं है? भारत में, श्रीलंका में, बेल्जियम में, कि संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो वो आपका श्रीलंका है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल शायद। सी वाला ऑप्शन देखो, पश्चिम बंगाल दिया है ना, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद 17वां देखो, बहुत मतलब सिंपल सिंपल प्रश्न, आराम से करके चले आओगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश नहीं है? तो विकसित देश आपका ब्राजील, भारत, फ्रांस, बांग्लादेश। इसमें फ्रांस। ठीक है, विकसित देश है, विकसित देश तो फ्रांस ही होगा ना, हम जाने कि विकसित देश नहीं है। विकसित देश पूछा है तो ब्राजील, भारत, बांग्लादेश, तीनों से सबसे ज्यादा विकसित देश फ्रांस ही तो है। चलो आगे बात कर लेते हैं। 18वां प्रश्न क्या है, औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? ठीक है, समृद्ध परिवार को? जी नहीं। गरीब परिवार को? जी नहीं। अमीर परिवार को? जी हाँ। भाई अमीर व्यक्ति रहेगा उसी को ऋण दिया जाएगा ना, ताकि वो वापस कर सके। गरीब को कौन देगा जब वो वापस सबको कर ही नहीं पाएगा? तो चलो 19वां प्रश्न देखो, निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहते हैं? वो आपका प्रारंभिक क्षेत्र है। ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग कृषि क्षेत्र, इसी को हम लोग सहायक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसके बाद 20वां प्रश्न देखो क्या है। 20वां है, एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? एग मार्क। ठीक है, तो एग मार्क जो खाद्य पदार्थ वाली वस्तुएं होती है उनके लिए प्रमाणिक चिन्ह है एग मार्क। डी वाला ऑप्शन देखो। खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, 20 हमने आप लोगों को करा दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहां से स्टार्ट होगा खंड ब, और खंड ब में आपके वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। कितने अंक के? 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न मिलेगा। ठीक है, जैसा कि पहला प्रश्न यहाँ पे जैसा बोला है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था? ठीक है, अगर ये प्रश्न नहीं कर पाते हो तो अथवा करके एक ऑप्शन दिया कि खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ? ठीक है, दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करना है, और 4-4 नंबर के हैं, 4 नंबर मिल जाएंगे। या तो पहला करो या तो दूसरा। आप एग्जाम में ये वाला करके आ जाना। पहला मैं पहला का उत्तर बता देता हूं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। ठीक है, देखो लघुत्तरीय प्रश्न है, और पहला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। किन किन उदाहरणों से समझा जा सकता है? प्रथम उदाहरण के रूप में हम रूमानीवाद नामक सांस्कृतिक आंदोलन को ले सकते हैं। रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो क्या करता था कि विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। वहीं द्वितीय उदाहरण के रूप में हम क्षेत्रीय बोलियों को ले सकते हैं। क्षेत्रीय बोलियां राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती थीं, क्योंकि यही यथार्थ रूप में आधुनिक राष्ट्रवादियों के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाती थी, जो अधिकांशतः निरक्षर थे। और तृतीय उदाहरण के रूप में हम संगीत को ले सकते हैं। कैरोल कुर्पिस्की, एक पोलिश नागरिक, ने राष्ट्रीय संघर्ष को अपने ऑपेरा में संगीत के रूप में गुणगान किया, और पोलेनेस और माजुरला जैसे लोकनृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में क्या किया? बदल दिया। तो 3 उदाहरण के सहायता से हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था हमने आप लोगों को बता दिया, नोट कर लो। ठीक है, आगे देखो क्या है। क्वेश्चन दूसरा, स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद बोला है यहाँ पे कि अथवा करके अगर ये प्रश्न नहीं कर पाते हो तो सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है, ये कीजिए। ये भी आपका 4 नंबर का है। मैं दूसरा वाला बताऊंगा आप लोगों को कि स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। यही प्रश्न एग्जाम में करके आना आपने।
देखो दूसरा का उत्तर क्या है यहाँ पे, दूसरा का उत्तर है कि जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। स्थानीय शासन का महत्व निम्नलिखित है, कौन कौन से। पहला तो यह है कि अनेक समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है, क्योंकि लोगों को अपने इलाके की समस्याओं का बेहतर क्या होती है, समझ होती है। और दूसरा यह है कि लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीजों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। और तीसरा है कि स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदारी बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती। इस प्रकार स्थानीय सरकारें की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। बस यही तक आंसर है, नोट कर लो। तो दूसरा प्रश्न भी हमने बता दिया, स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन। आगे देखेंगे तीसरा। तीसरा है कि भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। 4 नंबर की। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक और प्रश्न दिया है कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस हेतु कोई 3 उपाय बताइए। मैं यही वाला प्रश्न बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिंपल भी है, अपने से भी बनाकर इसको लिख सकते हो एक बार पढ़ लोगे तो संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस हेतु कोई 3 उपाय बताना है। और ये भी प्रश्न कितने नंबर का है, 4। तो तीसरे का अथवा, देखो मैं लिखा भी हूं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे का अथवा उत्तर लिखना है आपको कि संसाधनों के विवेकहीन और अति उपयोग के कारण संसाधन नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। इस हेतु 2 उपाय निम्नवत हैं। 2 उपाय बस यहाँ पे लिखा हूं, लेकिन मैं 4 बताया हूं। 4 आप लिख लीजिएगा, 3 ही बताना था ना, 4 में बता देता हूँ। पहला यह है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान और उसकी तालिका तैयार करना। और दूसरा यह है कि राष्ट्रीय विकास योजनाओं तथा संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना। तीसरा है कि उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल तथा संस्थागत नियोजन ढांचे को तैयार करने के लिए संसाधन विकास योजनाएं लागू करना। और चौथा है कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण के साथ मानचित्र बनाना तथा संसाधनों की गुणवत्ता एवं मात्रात्मक प्रवृत्तियों का अनुमान लगाना तथा उसका क्या कर देना, मापन करना। क्लियर। चलिए ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न क्या है। चौथा है मेरे प्यारे बच्चों, कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 4 नंबर का है। अगर कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी नहीं लिखते हो तो एक ऑप्शन और दिया है अथवा करके कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर यही बताऊंगा, वैश्वीकरण वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, एग्जाम में यही करके आपको आना है। चलो देखो उत्तर चौथा का अथवा, वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य व्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है और इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब वे अपनी इकाइयां संसार के विभिन्न देशों में स्थापित करती हैं। बस यहां तक आप इसको नोट कर लो, ये चौथे का आंसर हो गया। इसके बाद 5वां प्रश्न से आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गया, जो कि 6 नंबर का प्रश्न रहेगा। जैसा कि 5वां बोला है इसमें कि महामंदी का क्या आशय है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए और इसके 2 प्रभाव लिखिए। तो पहली बात कि 2 नंबर तो ये होगा कि महामंदी का क्या आशय है, 2 नंबर उसके मुख्य कारण पे मिलेंगे और 2 नंबर उसके प्रभाव पे मिलेंगे। मतलब पूरा डिटेल में लिखना होगा। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक और प्रश्न दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो मैं पहला वाला बता देता हूं कि महामंदी का क्या आशय है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए, उसके 2 प्रभाव भी लिखिए। यही प्रश्न आप एग्जाम में करके आना। ठीक है, देखो दीर्घोत्तरीय प्रश्न और 5वें का उत्तर क्या है कि 1929 की महामंदी का प्रभाव जो है भारत पर भी पड़ा। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया और 1928 से लेकर 1934 के बीच देश के जो आयात निर्यात घटकर लगभग कितने रह गए हैं, आधे रह गए थे। 1928 से लेकर 1934 के बीच भारत में गेहूं की जो कीमत हुआ कितना परसेंट गिर गया, 50% गिर गई। और शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हुआ।
यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में भी छूट देने से क्या किया, बिल्कुल इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। टाट का निर्यात बंद होने से कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से ज्यादा गिरावट आ गई। मंदी के इन सालों में भारत की कीमती धातुओं, खास तौर से सोने का निर्यात करने लगा और 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौरे से गुजर रहा था। यह मंदी जो है सारी भारत के लिए आधुनिक दुखदाई नहीं रही। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले लोगों की हालात ठीक रही, जिनकी आय क्या थी, बिल्कुल फिक्स थी। जो सरकारी नौकरी वाले थे, जिनकी आय फिक्स थी, उनकी हालत तो भाई ठीक ही रहेगी। चाहे कितना भी विपत्ति आ जाए, उनको तनख्वाह तो मिलना ही मिलना है। चलिए, पांचवा प्रश्न हमने बता दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, संघवाद क्या है? भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। अगर नहीं कर पाते हो तो ये वाला कर लेना कि नारीवाद का क्या अभिप्राय है? भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। ये भी आपका 6 नंबर का ही है। मैं पहला वाला बताऊंगा कि संघवाद क्या है, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर लिखिए यहाँ। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हेडिंग पे लेकर डालोगे संघवाद। देखो, संघवाद सरकार का एक प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता के केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुवंशिक इकाइयों के बीच क्या होती है, बट जाती है। संघवाद की प्रमुख विशेषताएं, संघवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी? पहली तो यह है कि यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है और दूसरा यह है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने कर अपना अपना अधिकार होता है। मतलब कानून बनाने का अलग अलग अधिकार होता है और कर वसूलने और प्रशासन करना उनका अलग अधिकार होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा क्या करता है, देता है। चौथा है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकारें की सहमति से ही हो सकते हैं। पांचवा है यह कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारें के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। और वहीं छठवां पॉइंट है कि वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत जो हैं निर्धारित किए गए हैं। और लास्ट पॉइंट है कि इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। कौन कौन? देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को भी पूरा सम्मान करना। बस भाई 6 नंबर का तो लिखना पड़ेगा ज्यादा ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां। देखो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है? मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है? इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। 6 नंबर का प्रश्न है। अगर नहीं करना चाहते हो तो ये वाला कर लेना कि भारत के विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया। नहीं नहीं, आसान यही होगा कि आप ये कर लो। मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है? इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। सिंपल भी है तो आप चलो उसका उत्तर नोट करो। 7वें का उत्तर हेडिंग क्या डालोगे? पहले मृदा अपरदन, फिर लिखना प्रारंभ करोगे कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं, किंतु विभिन्न मानवीय क्रियाओं से मृदा अपरदन तेजी से होने लगता है और इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है। कौन कौन से कारण? देखो, पहला कारण जो होता है वो होता है भौतिक कारक। इसमें क्या होता है कि मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी मुख्य भौतिक कारक निम्नलिखित है। कौन कौन से भौतिक कारक निम्नलिखित हैं? तो पहला तो यह है कि ढाल वाली भूमि पर अपरदन समतल भूमि की अपेक्षा क्या होती है? ज्यादा होती है। इसके बाद तीव्र और मूसलाधार वर्षा से मृदा अपरदन होता है। यह मृदा की ऊपरी परत को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। और तीसरा है कि पवनें जब आंधी का रूप ले लेती हैं तो अपने बहुत बड़ी मात्रा में मृदा को उड़ाकर ले जाती हैं। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में मृदा अपरदन का यह एक बड़ा कारक है। ये तो भौतिक कारक था। दूसरा होता है मानवीय कारक, जिससे मृदा अपरदन होता है। देखो, मानवीय कारक क्या होता है कि निम्नलिखित कुछ मानवीय कारकों को भी मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। जैसा पहला यह है कि पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से भूमि पर वनस्पति का आवरण समाप्त हो जाता है और इस स्थिति में मृदा पर जल और वायु का प्रभाव भी क्या होता है? तेजी हो जाता है, मतलब तीव्र हो जाता है। और दूसरा यह है कि वृक्षों की जड़ें मृदा की रक्षा करती हैं
वनों के कटाव से मृदा अपरदन में तेजी आ गई, क्योंकि पानी और पवनों के बहाव को वृक्ष कम कर सकते हैं। और तीसरा है कि कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपरी से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। और लास्ट है कि खनिज पदार्थ निकालने के लिए खनन कार्य से भी मृदा अपरदन होता है। चलो, 7वां प्रश्न भी भाई हो गया यहाँ पे। 8वां प्रश्न देखिए क्या है। 8वां है कि विकसित देशों की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का है। नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया है कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। मैं आपको 8वां बता देता हूं कि विकसित देशों की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। ठीक है, यही एग्जाम में करके चले आना। देखो उत्तर 8वां, जिन देशों ने प्राकृतिक संसाधनों तथा तकनीकी ज्ञान के बल पर पर्याप्त आर्थिक विकास कर लिया है, वे क्या कहलाते हैं? विकसित देश कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपको, जैसे ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान व जर्मनी विकसित देशों की 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। देखो, पहली विशेषता तो ये होती है कि उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। ये क्या है? पहली हेडिंग डालनी है यार। ये क्या है? पहली हेडिंग है, उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। इसमें लिखना है कि प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश के आर्थिक विकास की आधारशिला होते हैं। पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन देश के आर्थिक विकास की कुंजी हैं। विकसित देश उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। जापान तथा इंग्लैंड ने बड़ी मात्रा में कच्चे माल का आयात करके मात्र विज्ञान तथा उन्नत तकनीकी के समुचित उपयोग करके तीव्रता से विकास किया है। वहीं दूसरा जो है वह है आपका वृहत स्तर पर औद्योगिकीकरण। इसमें लिखना कि सभी विकसित देशों ने आर्थिक स्तर पर प्राप्त करने की दृष्टि से बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना वृहत स्तर पर कर ली है। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी आदि देशों ने औद्योगिकरण की ओर विशेष ध्यान दिया है। इन देशों ने लोहा इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग और मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग, पोत व वायुयान निर्माण उद्योग आदि का तीव्र गति से क्या किया है? बिल्कुल विकास किया हुआ है। और लास्ट है तीसरा कि अत्यधिक विकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था। इसमें लिखना कि विकसित देशों में आयात एवं संचार व्यवस्था का विकास उच्च स्तर पर कर लिया गया है। इन देशों में सड़क तथा वृहत रेल पथों द्वारा, मतलब उनका पथों का जाल बिछा है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। इन देशों में रेल तथा वायु परिवहन का भी विकास कर लिया गया है। जल परिवहन नदियों, झीलों तथा नहरों द्वारा संपन्न होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो स्वचालित मोटर गाड़ियों, विद्युत रेलगाड़ियों, पनडुब्बियों, आधुनिक जलयानों तथा तीव्रगामी हवाई जहाजों ने भी इन देशों को एक दूसरे के निकट ला दिया है। और इन देशों में संचार संसाधनों का भी अधिक विकास हुआ है। ठीक है, ये है विकसित देश की पहचान। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं। आगे है मानचित्र संबंधित कार्य निर्देश। 9 का ए और 9 का बी मानचित्र से। 9 का देखो ए क्या बोला है? निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधे आधे अंक निर्धारित हैं। 5 प्रश्न है पहले 9A में, फिर 9B में भी 5 प्रश्न है, टोटल 10 नंबर के प्रश्न है। देखो क्या बोला है यहाँ पे, वह स्थान जहां अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई। तो किताब में लिख लीजिएगा, अपने जो बोर्ड कॉपी में लिखिएगा तो लिख लीजिएगा 9 का ए का पहला आंसर। वह स्थान जहां अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई। कहां पे बनाई मेरे प्यारे बच्चों? देखो मैं आपको मानचित्र में दिखाता हूँ, कलकत्ता में बनाया था। यही है लोकेशन कलकत्ता का। देखो यह लोकेशन है कलकत्ता का। हमने लाइनिंग खींच कर यहां से बाहर लिखा है 9 का ए कलकत्ता। ठीक है, इसी तरह दूसरा है वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ था। तो चौरी चौरा कांड यूपी में गोरखपुर में हुआ था। तो देखो यह यूपी का इलाका है और उसके जस्ट यहाँ पे ये यूपी पूरा यूपी का इलाका है। यहाँ पे आपका गोरखपुर है। देखो ये वाला गोरखपुर को हमने लोकेशन को ट्रैक किया है, फिर लाइनिंग इधर खींच के बाहर 9 का दूसरा लिखा है गोरखपुर। इसके बाद देखो तीसरा है वह स्थान जहां प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है। अमृतसर में स्थित है ना, अमृतसर का लोकेशन यहाँ पे है। देखो यह लोकेशन अमृतसर का है। बाहर में तीर खींच के 9 का तीसरा अमृतसर लिखा हूं। आगे देखते हैं चौथा, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। आनंद भवन कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में।
ठीक है। अब तो प्रयागराज उनका नाम कर दिया गया इलाहाबाद का। तो देखो गोरखपुर के जस्ट नीचे आइए, इधर बगल में इलाहाबाद, तीर खींच के हमने लिखा है 9 का चौथा इलाहाबाद। इसके बाद चौथा प्रश्न हो गया, पांचवा देखो। पांचवा प्रश्न है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो वो मुंबई में हुआ था ना, देखो मुंबई में हुआ था। यह है मुंबई का लोकेशन, तीर खींच के हमने 9 का पांचवा मुंबई लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए यहां तक कंफर्म हो गया। इसके बाद 9 का बी देखो। 9 का ए में 5 प्रश्न था, हमने बता दिया। 9 का बी है कि दिए गए भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है कि नागार्जुन सागर बांध को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है, तब जाके 1 नंबर मिलेगा। सही नाम पे एक आधा नंबर, और सही उसका लोकेशन बताओगे तो आधा नंबर। तो नागार्जुन सागर बांध इस चिन्ह द्वारा, ठीक है। देखो तो नागार्जुन सागर बांध कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे ये लोकेशन है। देखो हमने इस तरह का बॉक्स बनाया है, जिस प्रकार बोला था, फिर तीर खींच के नागा अर्जुन सागर बांध यहाँ पे लिख दिया, बस 1 नंबर मिल गया। इसके बाद है बॉक्साइट उत्पादक का एक क्षेत्र प्लस 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 चिन्ह द्वारा नाम से बताइए। ठीक है, बॉक्साइट उत्पादक का एक क्षेत्र बताना है प्लस प्लस चिन्ह से। तो वो आपके कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? वो है आपके पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल कह रहा हूँ, सॉरी यार, उड़ीसा में नहीं है। क्या है? उड़ीसा में। देखो ये लोकेशन आप देख रहे हो, इस वाले लोकेशन को ध्यान दो, ये वाला लोकेशन, ये लोकेशन आपका उड़ीसा का है। यहाँ हमने खींचा हुआ है, देखो प्लस प्लस यहाँ मैंने बनाया हुआ है, प्लस प्लस उड़ीसा से तीर खींचा, यहाँ पे लिखा उड़ीसा, और चीन देखो प्लस प्लस से। ठीक है, बॉक्साइट उत्पादक का क्षेत्र उड़ीसा में ही है। इसके बाद है कि दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी इस चिन्ह द्वारा बताइए। तो प्रमुख नदी क्या है? गोदावरी नदी। दक्षिण भारत में ही तो गोदावरी नदी पड़ती है, तो गोदावरी नदी यहाँ इस लोकेशन पे है। देखो उस चिन्ह से हमने बनाया है, तीर खींचकर यहाँ पे गोदावरी नदी लिख दिया है। हो गया, चलो। फिर है चौथा कि भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य का नाम बताइए। तो एक जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल को लोकेशन देखो, उड़ीसा यहाँ पे है, उसके जस्ट इस साइड में ये पश्चिम बंगाल। देखो इस सिंबल से दर्शाना था, और तीर खींच के हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल। ठीक, इसके बाद है पांचवा, कपास उत्पादक का एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा बताइए। तो कपास उत्पादक का एक क्षेत्र है गुजरात में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस चिन्ह से हमने यहाँ पे गुजरात दर्शा दिया है। बस लो भाई, हो गया। इसके बाद यहाँ पे है कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, ये भी आपका वही मानचित्र ही है, 9 का ए 9 का बी, लेकिन जो आंख से कमजोर हैं, जिनको कमजोर दिखता है आंखों से, बिल्कुल उनके लिए, आपके लिए बस इतना ही करना था। देखो पूरा पेपर मैंने सोल्यूशन बता दिया। लो भाई, ये पूरा पेपर हमने सोल्यूशन बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। 824 डीजे, बस आपको तैयारी करके मतलब 70 में 70 नंबर इस बार लाना है तो लाना है, किसी कीमत पे। वीडियो को लाइक कर दो, जितने भी फ्रेंड आपके पास हाई स्कूल में के पेपर देने वाले हैं, ऐसा करो कि सभी ला दें, कम से कम 95% सभी बच्चे ला दें। बस आपको शेयर करने की जरूरत है। अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।